हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में संजय गुप्ता मौजूद है और शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सुसीबेन शाह, समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बाकी तमाम जो प्रवक्ता मौजूद है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र में तैयारियां किस तरीके से। आज तो रिपोर्ट कार्ड सुसीबेन शाह आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है, ये क्या बताता है? मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि ये नर्वसनेस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो काम करते हैं वो ही रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं। जो काम नहीं करते उनके पास गिले शिकवे, एलिगेशन, रूमर स्प्रेड करना, उनके सिवाय कुछ होता नहीं है। आप देखिए, हमने आज ये भी किया है कि हमारे कार्यकाल में, हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में और अगाड़ी बिगाड़ी के 2 साल के कार्यकाल में आप देखिए महाराष्ट्र कितना आगे बढ़ा है हमारा कार्यकाल में। हम ये इत्मीनान से, विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हमने ठोस मुद्दे उठाए, फिर वो फार्मर्स हो, हमारे किसान भाई बहन हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे लेबरर्स हो, हर पहलू, हर तबके में हमने आगे बढ़े। हमारा स्थान, महाराष्ट्र का स्थान 6वें नंबर पर था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में या इकोनॉमी में। आज वी आर नंबर 1 इन इंडिया। और ये जो गलत बयानी हो रही है कि गुजरात में चले गए, इधर चले गए उद्योग, बिल्कुल नहीं। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टील प्लांट हो रहा है नक्सल। आप ही का राज्य है जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं और किसी आम आदमी की नहीं, कोई भी गुर्गा उठकर बंदूक उठाता है और पूर्व विधायक का कत्ल कर देता है। ये आप ही के राज्य में होता है। रूबिका जी, एक अपवाद था। कल मैं एक डिबेट में थी, तब आपके जैसे सुलझे हुए एंकर थे, एनजीओ थे, एक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि बाय फार महाराष्ट्र सेफ है और मुंबई तो और भी सेफ है। लेकिन ये रूबिका जी, हाँ, आप ये कह रहे हैं नंबर 1 है महाराष्ट्र, आप कह रहे हैं सेफ है मुंबई। यहाँ संजय गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। कभी आप दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन आप 2 धड़े हो गए हैं। संजय जी, आपने सुना सुसीबेन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है आ जाइए मैदान में, देखते हैं हो जाए 2-2 हाथ, देखते हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। लोकसभा के चुनाव में तो हार चुके हैं और लोकसभा में गलत थे, हारने के बाद भी आज ये कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं और हम उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी कौन होता है? बाला साहब ने अपना उत्तराधिकारी उद्धव जी को बनाया था, किसी और को नहीं। ऐसे किसी की कुर्सी को, किसी के नाम को छीन लेने से कोई असली उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। और आप कह रहे हैं हम नंबर 1 बन गए, मतलब उत्तराधिकारी आइडियोलॉजी के होते हैं। मतलब आपके राज्य में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, सिद्धांत इतने गिर चुके हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने, देखिए ऐसे बीच में बोलती रहोगी आप, मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में। आप गलत बयान हमें बोलने भी नहीं देंगे, पड़ेगा ना। मतलब क्या चाहते हैं अब आपके, हम बोले भी ना, गुप्ता जी बोल के हमारी बात को जान भी ना चाहती आप। नहीं, मैं बोल रहे अपनी बात को, या फिर आप बोल लो। भाई है मेरे, आप बड़े भाई, मैं क्यों ऐसा करूं? पर कहना ये था कि सही बताएंगे। देखिए सुनिए, अब सुनिए अब आप। अरे पर सुसीबेन जी, आपने अपनी बात रख ली ना, उनको कहने तो दीजिए। गो अहेड। इनके राज्य में इनके सिद्धांत इतने गिर चुके हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने खड़े होने से इनकार कर दिया। 3600 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खड़े रहने के लिए, मगर शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, ये एक सैद्धांतिक पार्टी नहीं रहे। महाराष्ट्र के अंदर अब जो सरकार है वो अपने सिद्धांतों पे नहीं है, इसलिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने खड़े रहने से इनकार कर दिया। नहीं, पर ये तो और दूसरा नहीं, पर ये तो आप कहानी बना रहे हैं कि कहानी क्यों बना रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने खड़े रहने से इनकार कर दिया। किसी की इतनी औकात और हैसियत हो सकती है कि वो उनकी मूर्ति को गिरा दे या खड़ा कर दे? अपने आप गिर गई वो, अपने आप गिर गई। इनके सिद्धांतों को देख करके इन्होंने उस पार्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। इन्होंने उस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है जो बाला साहब ने बनाई थी। तो आपके ऊपर बार-बार आरोप लगते रहते हैं कि वो विचारधारा और बाल ठाकरे के पुराने सारे बयान दिलाते हैं। कौन सी ऐसी विचारधारा जिसको छोड़ा हमने? आप बताइए कौन सी ऐसी विचारधारा जिसको हमने छोड़ा? क्या राम मंदिर के मुद्दे को हमने छोड़ा? बताइए। क्या दाद सदर के मुद्दे को हमने छोड़ा? कांग्रेस में विलय नहीं किया हमने।
कांग्रेस में हमने विलय नहीं किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है, जो हिंदुत्व विरोधी है। गठबंधन किया है के शर्मा जी, विचारधारा थोड़ी ही बदली है, वो तो बस साथ बदला है। इनके साथ भी कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जो हिंदुत्व विरोधी है, जो जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया कई बार, पीडीपी से किया। रूबिका जी इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? और यदि थोड़ा भी शर्म हो आज उद्धव गुट के पास, शर्म सिर्फ हमें ही आए, आप तो मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले जो है पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर हिंदू हृदय आपके राज में पूज्य बाला साहब आप नहीं चाह रहे थे, वो आप और विचारों कर रहे के शर्मा के टाइम पर। रुक जाइए ना, इंतजार कीजिए अपनी बारी का। हाँ के शर्मा जी, पूरी बात नहीं, उनके सिद्धांतों और विचारों को जिस ढंग से इन्होंने तिलांजलि दी और जो शिवसेना था उसको सोनिया सेना बना के रख दिया। आज वीर सावरकर का खुलेआम अपमान राहुल गांधी करते हैं और इनकी बोलती बंद रहती है। आज वहां पर जिस भी तरह से हिंदुओं का अपमान होता है और उनके साथ अत्याचार की बात आई, और स्वयं उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, हाँ। तब आप सोचिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन की जेल की सजा हुई है। 14 दिन का जेल। जिस ढंग से संतों को वहां पर लिंचिंग करके मारा गया, ये उद्धव ठाकरे की शासनकाल के अंदर हुआ और इनकी बोलती बंद रही, एक कार्रवाई भी नहीं कर पाई। नहीं तो फिर इस लिहाज से इन्होंने तिलांजलि दे दी। नहीं तो आप ये कहिए ना कि दोबारा सरकार आप बना देंगे। इस लिहाज से आप अगर इनको हिंदुत्व पर घेर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का वो जो एजेंडा है वो छोड़ दिया है, तो फिर तो आपको लोकसभा में भी बढ़िया आपको नंबर्स आने चाहिए थे। नहीं क्यों नहीं है? आप देखिए अभी चुनाव में, और उस समय भी 2019 के चुनाव पे जो है सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो इनके जो है दोगलापन रहा है उसमें। नहीं तो आज वो जो सरकार थी उसमें सबसे ज्यादा सीट किसके पास थी? हम तो गठबंधन पे लड़े थे ना, 105 सीट हम थे। हाँ, संजय 105 सीट हमने जीता वहां पर। संजय गुप्ता, और यही नहीं, अभी लोकसभा में भी आपने न सिर्फ अपने पार्टनर को धोखा दिया, अपने पुराने साथी को धोखा दिया, बल्कि आपने तो अपनी विचारधारा को भी धोखा दे दिया। उन्होंने गिना दी है सारी चीजें। हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी कर देते हैं आप लोग। हनुमान चालीसा जो था वो पाखंड था। जीत पाई क्या? वो जो महिला सांसद थी, जीत पाई इस बार चुनाव में? एक पाखंड था उनका, हनुमान चालीसा करना नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद कुछ और था, इसलिए वो चुनाव जो इंडिपेंडेंट जीती थी नवनीत राणा, अब वो बीजेपी का टिकट मिलने के बावजूद भी हार गई। क्यों हार गई? इसीलिए हार गई क्योंकि हनुमान चालीसा के नाम पर पाखंड करना चाहती थी वो, और कुछ नहीं था। ठीक है, वीर सावरकर पर आप हमें बोलते हैं, वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने का काम आपका है, हमारा है। ये वीर सावरकर जी को जितना हम मानते हैं उतना ही आप मानते हैं। उनको भारत रत्न देकर आप लोगों का मुंह बंद क्यों नहीं करते? आप हमें बोलने की बजाय आप कहते हैं हिंदुओं का अपमान। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन पार्टियों ने हिंदुओं का अपमान किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? आप गाल बजाते हैं सिर्फ बैठ करके, और हमें कहते हैं आज भी हमारे कंधे पे बंदूक रखना चाहते हैं आपके, हम कुछ करें? केंद्र में सरकार आपकी, हमारी है। अब संजय जी एक बात बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, आपकी पार्टी ये बात मानती? अब नहीं कहते, मतलब आपने समझा दिया हमने। संजय राउत जी ने समझाया उनको। संजय राउत जी ने समझाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। वीर सावरकर जी को कांग्रेस भी हमेशा मानती थी। उनके समझाने के बाद अब राहुल गांधी जी कहां बोलते हैं? मतलब आपने राहुल गांधी को समझा दिया कि वो अपने स्टैंड से बदल जाए और वीर सावरकर। बिल्कुल, संजय राउत साहब ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, बताया इस बात को कि अगर इस तरह से वीर सावरकर जी के विषय में खिलाफ बोलते रहे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, और उसके बाद से राहुल गांधी जी अब नहीं बोलते। अच्छा, आपने धमकी दे दी थी, लीजिए के संजय राउत साहब ने। बिल्कुल।